आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 19 से, है ना। आर्टिकल 19 से आगे बढ़ते हैं। तो 19 का है कि हम लोग 19 वा का, है ना, कर चुके थे कहाँ तक के, चौथा 4 तक के, है ना। अब है कि 5वां लिखते हैं। इसमें जो है आपका क्या है, निवास की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, है ना। तो आर्टिकल 19 के क्लॉज 5, 19 के क्लॉज 5 के वन का ड, है ना, के अंतर्गत, वन का अंगा अंगा, है ना, के तहत नागरिकों को भारतीय राज्य में, नागरिकों को भारतीय राज्य में, नागरिकों को भारतीय राज्य में कहीं भी निवास करने एवं बस जाने की स्वतंत्रता है, बस जाने की स्वतंत्रता है। क्या कहते हैं, 2020 तक के जो है कि थोड़ा सा बैरियर था, 2019 तक के, है ना। जब जब से है कि विशेष प्रावधान हट गए हैं जम्मू कश्मीर से, तब तब से जो है कि क्या है, जम्मू कश्मीर में भी जाकर के बस सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ जनजातीय क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्रों को छोड़ करके जहां सरकार ने बैरियर लगा रखा है ना। आप कहीं भी जाइए, मुंबई में लेना है, चेन्नई में लेना है, जहां भी आपको जाना है जाइए, जमीन खरीदिए और घर बना लीजिए, है ना। कोई रोक टोक नहीं है रोक टोक नहीं है। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए। इसमें जो है कि रोक किस पे है, लिख लीजिए। रोक है जनता के, जनता के साधारण हित का हनन ना हो, का हनन ना हो, जनता के साधारण हित का हनन ना हो। दूसरा लिख लीजिए, दूसरा लिख लीजिए, किसी अनुसूचित जनजाति के हित के संरक्षण का उल्लंघन ना हो, है ना। तभी आपको क्या क्या किया जाएगा, रोका जाएगा। अगर दो तरह का वायलेंस करते हैं तो, वरना जो है आप कहीं भी आराम से जा सकते हैं और रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। ये लिख लीजिए, क्या कहते हैं इसमें, उपजीविका, उपजीविका आदि की स्वतंत्रता, है ना। फ्रीडम टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, है ना। यानी कि आप किसी भी तरह का जीविका चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, है ना। किसी तरह की जीविका चुनने के लिए स्वतंत्र है कि नहीं है। जैसे कि यहीं पे देखिए बहुत सारे बच्चे हैं कि जॉब कर रहे हैं, है ना। अब उस जॉब से वो सेटिस्फाइड नहीं है, सिविल सर्विसेज चुन रहे हैं, है ना, सिविल सर्विसेज को चुन रहे हैं। तो सरकार इस पे कोई ये क्या कहते हैं, रोक तो लगा नहीं रही है, लगा रही है क्या, नहीं लगा रही है। अब है कि मन किया तो है इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, नेता भी बन सकते हैं, नहीं वो उसमें भी करियर देख सकते हैं। तो इसमें किसी भी तरह का जो है कि ये क्या कहते हैं, आपको सरकार की ओर से ये क्या कहते हैं मनाही नहीं किया गया है, बशर्ते जो है इसमें लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। इसमें जो है कि पहले अपवाद था कहाँ पर, जम्मू कश्मीर, है ना। जम्मू कश्मीर अपवाद था, अब वहां भी इसका प्रतिबंध जो है वो हट गया था, है ना, हट गया था। अब एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे जनजातीय क्षेत्रों में जहाँ संरक्षण किया गया है ना, वहां पे आप नहीं जा सकते, जा सकते क्या, जा सकते हैं, नहीं जा सकते ना? अब ये नहीं करना है कि हम अपने उपजीविका जो है कि संरक्षित क्षेत्रों में जाकर के चलाएंगे, तो वहाँ रोक है ना, वहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए। कुछ ऐसा ऐसा जैसे अफीम का व्यापार कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते,
मादक द्रव्यों का व्यापार आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, तो साथ लिख लीजिए कि जनता के साधारण हित का उल्लंघन होने पर इस पर रोक है। मादक द्रव्य, विस्फोटक द्रव्य के व्यापार पर रोक है, के व्यापार पर रोक है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो है कि हम लोग देखते हैं, आपने कितने तरह का देख लिया, कितने तरह का ये देख लिया, क्या कहते हैं, राइट्स, कितने तरह का राइट्स देख लिया? कितने तरह का राइट्स देखा आपने? 5 प्रकार के। 5 प्रकार के देख चुके हैं। हाँ, दो समानता सर, का अधिकार, समानता का और स्वतंत्रता का। शोषण के विरुद्ध अधिकार देख लेते हैं आप, है ना? शोषण के विरुद्ध अधिकार देख लेते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार देख लेते हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में जो है आपके आर्टिकल कौन कौन से संबंधित है? अच्छा, 5 ही प्रकार के इसमें दिखे क्या? 6 प्रकार को दिखा चुके हैं ना? नहीं, राइट के हम समझे, राइट इसीलिए हम बोल दिए 5। राइट, 5 ही प्रकार के राइट है। रीट 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 चलिए लिख लीजिए। मैडम सीधे अच्छा, कम सुनाई दिया था इसलिए। आप ऐसे बोलेंगे तो कि हमें तो पता ही नहीं चलेगा ना। लिख लीजिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें कौन कौन से आर्टिकल है शोषण के विरुद्ध अधिकार में? 23 से 24। 23 से 24, तो लिख लीजिए 23 से 24। अरे हाँ, एक और तो छूट गया बीच में, इसमें सर 20-21 छूट गया ना? 20-21 छूट गया, पहले 20-21 22 है ना, 20-21-22 लिख लीजिए पहले। ठीक है, ये तो 19 पहला ही लिखा था ना। लिख लीजिए दूसरा, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, उसको काट दीजिए। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसमें जो है कि कौन से आर्टिकल, कौन कौन से आर्टिकल है? 20 है, 20 है ना, तो लिख लीजिए। देखिए ये 19, 20, 21 है ना, जो आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। एक उधर है, आपने देखा था 15, 16 है ना, एक 13 का न्याय पुनर्विलोकन देखा था। ये जितने भी आर्टिकल जो है फंडामेंटल राइट का, है ना, वो उसको आप ध्यान में रखिएगा। बीपीएससी में जो है कि एक बार आर्टिकल 20 पूछा था, एक बार आर्टिकल 19 पूछ चुका है, एक बार आर्टिकल 21 पूछ चुका है। रिपीट है ना, पूछा हुआ है कि नहीं पूछा हुआ है? तो ये जो है कि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए लिख लीजिए, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा बताएं आप लोग, कोई एक जो समझदार हो। तो क्या सर सर? अपराधियों को, किसी को अगर पकड़ा जाता है सर, तो वो अपना जो है दोष को सिद्धि करने के लिए उसको बेल पे रखा जाता, बेल दिया जाता है, ताकि वो जो है अपने खिलाफ जो है सबूत पेश कर सके। अच्छा, इसमें जो है ना सर, जब तक उसका अपराध सिद्ध नहीं होगा, बिल्कुल, जब तक उसका अपराध सिद्ध जब नहीं तक होगा तो अपराध सिद्ध नहीं होगा तब उसका अपराध सिद्ध नहीं होगा तब तक उसको सर नहीं, दोषी नहीं अपराधी माना, नहीं माना जा सकता है सर। दोषी नहीं माना जाएगा। और इसी के तहत सारे नेता पेंडिंग पड़े हुए होते हैं, नहीं, सारे नेता क्लीन क्लीन चिट लेकर के घूम रहे होते हैं। कहते हैं अगर मर्डर का भी लग जाता है, रेप का भी लग जाता है, तो कहता है वो तो विरोधी लगाते रहते हैं, है ना। ऐसा ऐसा कोई कोई जो है प्रोविजन हमारे पास नहीं है, ऐसा चीजें नहीं है कि हमें ये न्यायालय ने ये कर दिया हो, है ना। जब जब तक के है कि उसका क्या कहते हैं नंबर आता है, तब तक के वो बूढ़ा होकर मर जाता है ना, या तो राजनीति से संन्यास ले लेता है। नहीं, जैसे चारा घोटाला वाला में लालू जी को दोष सिद्धि करते 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 जब उनका करियर लास्ट पर आया, है ना, तब जाकर के चारा घोटाला का मामला पूरी तरह से खुले। नहीं, जब उन्होंने ये किया था तो उसमें करीब 50 साल के थे, और जब ये उनका फैसला आया
तो वो लगभग 70 साल के थे, 72 साल के, है ना। या फिर है कि बहुत सारे ऐसे मामला देखते होंगे, बहुत सारे नेताओं के या बहुत सारे कुछ ऐसे मामले होते हैं जो आम जनता से जुड़े होते हैं, अपराधी तबके से जुड़े होते हैं, तो पेंडिंग होता है, और उनके पेंडिंग होता है तो वो इसी का फायदा उठाते हैं, नाजायज फायदा उठाते हैं, और चीजें अपने आप को क्लीन चिट के रूप में दिखाते हैं। हालांकि कल आया था ना इसका सर, शशि थरूर का। हाँ, क्या क्या बोले थे उन्होंने? क्या बोले थे? दो सिद्धि के समझ समांतर ये हम्म, बरी कर दिया है। अच्छा, बड़ी कर दिया है। चलिए आगे लिख लेते हैं इसमें। सर ये आर्टिकल कभी समाप्त भी नहीं होता है सर, आपातकाल में भी ये लागू रहता है। हाँ, ये सब हमेशा Yes. हमेशा रहता है। लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए इसमें। इसके तहत 3 आर्टिकल हैं टोटल, लिख लीजिए। आर्टिकल 20 ये क्या 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 कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में यह संरक्षण प्रदान करता है। यह आर्टिकल अनुच्छेद संरक्षण प्रदान करता है। यह अनुच्छेद संरक्षण प्रदान करता है। यह अनुच्छेद संरक्षण प्रदान करता है। संरक्षण प्रदान करता है। इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को जिन पर किसी अपराध को करने का आरोप लगाया गया है, किसी अपराध को करने का आरोप लगाया गया है, 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 उसे 3 प्रकार का संरक्षण प्रदान किया जाता है। 3 प्रकार का संरक्षण प्रदान किया जाता है। पहला जो है अनुच्छेद 20 के 1 के तहत, 20 के 1 के तहत, 20 के 1 के तहत क्या है? 20 के 1 लिख लीजिए। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण प्रदान किया गया है। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण प्रदान किया गया है। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण प्रदान किया गया, लिख लीजिए इसमें। इसके तहत इसके तहत किसी कार्य को करने करने के पश्चात बनाई गई विधि से है, तथा उस कार्य को अपराध घोषित करती है, यद्यपि उस समय वह कार्य अपराध में नहीं था जिस समय उस व्यक्ति द्वारा किया गया। नहीं चीज समझ में आई? नहीं आई? चलिए किसी को अपराधी बनाते हैं, किसको बना ले? राजदीप को बना लेते हैं, है ना। जैसे राजदीप हैं, कोई अपराध किए, है ना। अपराध क्या कर सकते हैं? एग्जाम में चीटिंग कर सकते हैं, है ना। या फिर चलिए छोड़िए, इनको छोड़ देते हैं, दूसरे को लेके चलते हैं। पॉस्को एक्ट का नाम सुना है? हाँ सर, वो बच्चों के लिए। बच्चों के लिए। तो ये एक्ट है कि कब लाया गया था? 18 में। क्यों लाया गया था? क्योंकि छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप कर दिए जाते थे, उन्हें मार दिया जाता था, या फिर रेप कर दिए जाते थे, तो उसे दंडित करने के लिए यह अपराध लाया गया था। ठीक है।
जब तो ऐसे मान लीजिए कि कोई अपराधी है, और अपराधी है, या फिर है कि उस अपराधी वो घटना को अंजाम दे चुका है ना, और दे चुका है, उसके बाद है कि वो कानून लाया जाता है ना। मान लीजिए कि 2 महीना बाद या 4 महीना बाद कानून लाया जाता है, तो क्या वह अपराधी उस कानून के दायरे में आएगा? आएगा? नहीं नहीं आएगा। सर। नहीं आएगा, है ना। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जिस समय अपराध किया गया था, है ना, जिस समय अपराध किया गया था उस समय वो कानून नहीं बना था। अपराध करने के बाद जो है कि कानून बनाए गए हैं। अपराध करने के बाद कानून बनाए गए हैं, तो वो जो भूतलक्षी समझते हैं ना, भूतलक्षी प्रभावी नहीं होता है। मतलब जो है घटना पहले घटी हो और कानून बाद में आया हो, तो बाद का कानून पहले द्वारा घटित घटना पर लागू नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो अभी है कि प्रणाम सर। हाँ, खुश रहिए, खुश रहिए। अभी है कि कुछ ऐसे कुछ चीजों को देखने के लिए मुझे भी मिलता है। जैसे कि अभी लड़कियों को 50,000 रुपया जब घोषित किया गया है, तो कुछ स्टूडेंट जो है 65वीं में लेकर के 65वीं एग्जाम दिए हैं, कुछ 66वीं को दिए हैं। तो सरकार सर है कि ये सरकार क्या हम लोग को नहीं देगी? हम कहे अच्छा आपको क्यों देगी? तो सर हम भी पीटी पास किए हैं, हम कहे अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया। तो वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, सर हमने 66 का पास किया है, हम 65th भी दिए हैं। हम कहे उस समय था आपके लिए? तो नहीं। हमको प्रोविजन कब आया? तो सर अभी आया है। हम कहे बुत अच्छी लागू करना चाहते हैं, तो सर क्यों नहीं हो सकता? हम कहे हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल हो सकता है। सर 65 वाला को भी मिला है हिदायत सर। कीजिए कि सरकार हमें पैसे। हाँ 65 वाला को भी मिला है सर। पैंसठ उससे फॉर्म भरवाया गया था सर, मेंस के टाइम में फॉर्म भरवाया गया था। नहीं, बच्चे ऐसे अभी ऐसे अभी सभी ऐसे को कर केवल दिया ईबीसी को। गया है। अभी सभी लड़कियों को कर दिया गया है। उस समय ईबीसी और के लड़कियों को एससी एसटी सर। है ना, SC ST और ईबीसी की लड़कियों को था, बाकी किसी को नहीं था। ठीक है। और ये ST SC लड़कों को था और ईबीसी लड़कों को था, बाकी किसी को नहीं था। ठीक है। तो अभी जो है कि सभी लड़कियां जो है इस दायरे में आ चुकी हैं, है ना। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे, यहाँ पे लिखते हैं कि बता रहे थे हम आपको कार्योत्तर विधि से संरक्षण, है ना। मतलब काम होने से पहले, काम होने के बाद जो है कि अगर कोई कानून आता है तो उससे है कि व्यक्ति को संरक्षित किया जाता है ना। उसमें उस व्यक्ति को जो है, उस व्यक्ति पर वो कानून लागू नहीं होते। ठीक है। तो लिख लीजिए, लिख लीजिए। कार्योत्तर, कार्योत्तर दंडिक विधियों से संरक्षण अनुच्छेद 121 का 1 करता है। लिख लीजिए नेक्स्ट। किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी सिद्ध नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो उस कार्य के करते समय लागू किसी विधि के अधीन अधीन अपराध है, अपराध है, अपराध है। ठीक है। अब जैसे पोस्को एक्ट के तहत 2018 में पोस्को आया है, और कोई अपराधी जो है कि 2017 में अपराध किया है, तो क्या पोस्को एक्ट के तहत 2017 में किए गए अपराध के लिए दंड दिया जा सकता है? 10 साल का नहीं दिया जा सकता, है ना, नहीं दिया जा सकता। ठीक है। अब है कि जिस तारीख से पोस्को एक्ट लागू हुआ है, अब जिस तारीख को लागू हुआ, सुबह में लागू हुआ, शाम में वो कांड करता है, तो वो उसके तहत कार्रवाई होगी।
अगर 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 है कि ये आप ये पोस्को एक्ट शाम में लागू हुआ हो और वो कार्रवाई सुबह में हुआ हो, है ना, तो देखिए यहाँ पे अगर त्वरित कार्रवाई की जाती है तब वो बच सकता है ना, चूंकि वहां पे कहा जाएगा कि नहीं ये अपराधी इतना बजे अपराध किया और ये इतना बजे लागू हुआ है। लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता है। कोई भी अपराध होते हैं तो 24 घंटे और 25 घंटे या 72 घंटे के बाद ही ये FIR होते हैं, तो इसलिए वो अपराधी जो है उसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। कोई व्यक्ति केवल तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि द्वारा अतिक्रमण करने पर ही दोषी दोषी सिद्ध किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी कि कोई व्यक्ति जो है कि तभी है कि दोष सिद्धि पाया जाएगा जब है कि उस समय कानून के अधीन हो, उस समय के कानून बने हो, है ना, और उसके अधीन वो कार्य किया हो। ठीक है, मतलब जब कोई घटना घटती है और उस घटना से संबंधित कानून बने हुए हैं तभी उस कानून के दायरे में उसे सजा मिलेगी। ओके, आगे चले, आगे चलते हैं, लिख लीजिए। यानी कोई भी नया कानून भूतलक्षी लागू नहीं होता, भूतलक्षी लागू नहीं होता, रेट्रोस्पेक्टिव, है ना, भूतलक्षी लागू नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। अनुच्छेद 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 20(2), अनुच्छेद 20(2), ये क्या कहता है, लिख लीजिए। अनुच्छेद 20(2), अनुच्छेद 20(2) लिख लीजिए। ये क्या कहता है अनुच्छेद 20(2), लिख लीजिए। दोहरे दंड से क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है। दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है ना, दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है, लिख लीजिए। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, है ना, लिख लीजिए, लिख लीजिए। अच्छा, इसको कैसे समझेंगे हम, बताइए, इसका कोई एग्जांपल है आपके पास? इसमें सर जैसे वो अगर पांच क्राइम किया है सर अलग अलग, और सब में किसी में 3 साल, किसी में 5 साल, किसी में 10 साल, किसी में 1 साल अगर सजा बांधा है, तो वो क्या है कि सारा सजा उसका एक साथ ही चलेगा, ना कि अलग अलग चलेगा। लालू जी का ऐसा है नहीं सर, है ना सर? ऐसा रहेगा सर कि ना हर एक हाँ हाँ, वो अपना अपना के लिए अपना, अगर हम ना चार ठो मर्डर करते हैं तो क्या वो चारों का ना चार्ज एक ही बार होगा, जो भी हाँ होगा तो एक बार ही होगा ना, तो वो तो फिर सारा अलग अलग होगा। जो एक मैक्सिमम होगा उतना उसको रखेगा सर अगर किसी एक एक हाँ, मतलब अगर किसी अपराध के लिए अभी 2 साल सजा है, सर हाँ हाँ बताइए। ऐसा 2 साल न, से
ऐसा नहीं कि हम मतलब कहीं अति किए कुछ तो बाहर हम आए फिर उठाए पुलिस डाल दे अंदर, तो फिर ऐसा नहीं होगा। हाँ बताइए, कुछ और बता रहे थे रूबी। सर एक अगर अपराध अभी जैसे किसी अपराध के लिए 2 साल सजा है, हम्म, हाँ 2 साल सर से। अगर उसको 2 साल की सजा काट चुका है और बाद में फिर अगर उसी अपराध के लिए सजा बढ़ा दी जाती है तो सर उसको दोबारा सजा नहीं दी जाएगी। वो 2 साल काट दोबारा चुका है, से- उसका सर हम्म, अपराध खत्म हो चुका है। हाँ, है ना। ऐसा ऐसा लालू जी के साथ भी हुआ है। ठीक है, लालू जी के साथ हुआ। संजय दत्त का नाम सुना है? संजय दत्त का नाम सुना है? जी तो सर। हाँ सर, उस पे भी रहा है सर संजय दत्त ये 18 माह या 21 माह जो है वो जेल में गुजार चुका था। टोटल 5 साल की सजा दी गई थी, है ना। तो 5 साल की जो टोटल सजा दी गई थी तो उसमें से 21 महीने जो है घटा लिए गए थे। ओके, ऐसा नहीं कि उसको 5 साल का फिर से 5 साल उसको रखा जाएगा। रूपी जो बता रही है, जो रूपी बता रही है वो यही बता रही है। ओके, तो यहाँ पे ये है कि अगर अगर जो है कि दोहरे दंड की व्यवस्था नहीं किया जाएगा, अगर व्यक्ति पहले ही ये है कि सजा का जो सजा की अवधि है वो जेल में काट चुका है और उसके बाद फैसले आते हैं, है ना, तो उस फैसले में जो है उस सजा को घटा करके काम करते हैं। ठीक है, सजा को घटा करके उसको कम कर दिया जाता है और वो सजा फिर वहां से शुरुआत होती है। जितना आपने जेल में बिता चुके हैं उसको घटा करके किया जाता है। ठीक है, जैसे कि चार्जशीट फाइल वगैरह होने में टाइम लग जाता है और भारतीय न्यायालय को तो जानते ही हैं आप लोग कितना फास्ट है, जानते हैं ना? नहीं जानते? छोटे मोटे मामले भी है हम लोग लेकर के कहाँ चले जाते हैं, न्यायालय में, है ना, एग्रेसिव होकर करके। और खास करके बिहार वाले तो कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव है ना। PIL दर्ज करने के मामले में बिहार जो है इंडिया में सबसे पहले स्थान पर आता है। और अब तो कहा जाता है कि एक टाइम में कहा जा रहा था, अब तो थोड़ा सा सही हो गया है कि बिहार में जब बच्चा पैदा होता है तो मुट्ठी में PIL लेकर के पैदा होता है ना। यानी कि इतना PIL दर्ज किए जाते हैं बिहार से, जितना जो है कि 10 स्टेट एक बार एक साथ मिलकर के दर्ज नहीं कराते, है ना। तो इस मामले में जो है कि न्यायिक मामले में अगर देखा जाए तो बिहार के जो लोग हैं, है ना, थोड़ा सा वो ज्यादा जागरूक दिखते हैं। ठीक है, और वो कोर्ट कचहरी अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। तो लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। दोहरे दंड से संरक्षण न्यायालय या न्यायिक अधिकरण के समक्ष, न्यायालय या न्यायिक अधिकरण के समक्ष, न्यायालय या न्यायिक अधिकरण के समक्ष की कार्यवाही पर ही होता है, पर ही प्राप्त होता है। यह विभागीय, अनुशासनिक और अन्य कार्यवाहियों पर नहीं होती, नहीं होती। नेक्स्ट लिख लीजिए। आत्म आत्म अभिशंसन से संरक्षण, आप आत्म अभिशंसन से संरक्षण यानी कि खुद के विरुद्ध क्या गवाही नहीं दे सकता कोई व्यक्ति? नहीं, खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता। इसके तहत लिख लीजिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इन क्रिमिनेशंस, क्रिमिनेशंस। इसमें देखिए कभी कभी होता है ना, ऐसा मामले आ जाते हैं कि व्यक्ति को खुद के खिलाफ ही यह कि गवाही देने के लिए बात किया जाता है ना। तो इससे इससे जो है कि न्यायालय जो है संरक्षित करता है, कहता है कि व्यक्ति जो है अपने खिलाफ जो है क्या करेगा, गवाही नहीं दे सकता, है ना, नहीं दे सकता। तो या फिर जैसा कि किसी को धमका दिया, डरा दिया कि तुम ये एक्सेप्ट नहीं करोगे, है ना, तो तुम्हें मार देंगे। मूवियों में देखते हैं, मूवी में देखते हैं ये सब सारी बातें होती है।
या फिर है कि दबंग लोग होते हैं तो वो जाके धमका देते हैं, है ना, तो वो अपना अपराध किया हो या ना किया हो, ना किया हो तब भी कबूल कर लेता है ना, नहीं कर लेता है। कह दिया जाता कि तुम्हारी पूरी फैमिली को मार देंगे अगर तुमने सच बोला तो बेचारा झूठ बोल लेता है, और झूठ बोल लेता है तो वो फंस जाता है, उसकी फैमिली बर्बाद हो जाती है ना। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। इसके तहत किसी अपराध के लिए अभियुक्त एक्यूज व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। यानी कि यह अनुच्छेद व्यक्ति को दबावपूर्ण साक्ष्य देने से रोकता है, रोकता है। अब जैसे है कि अब मान लीजिए कि क्या कहते हैं, परमानंद है ना, परमानंद पे है कि किसी ने मुकदमा चला दिया, और वो मुकदमा बिना मतलब का फालतू की मुकदमा है ना, बेचारे सीधे साधे हैं, जॉब करते हैं, इन्हें है कि अपना सुबह क्लास करते हैं, क्लास के बाद ऑफिस चले जाते हैं, ऑफिस के बाद फिर जाते हैं, फिर क्लास करते हैं, रात में क्लास करते हैं, है ना। अब ये 3 क्लास करते हैं, अपराध कब करेंगे, है ना, बाकी टाइम ऑफिस में होते हैं, तो इनके पास कोई जगह ही नहीं बचता, और कोई इन पे केस कर देता है, और केस कर देता है, इनको धमकी देता है। वो धमकी देता है क्या, कि अगर तुम नहीं एक्सेप्ट करते हो, तुम खुद के विरुद्ध ये न्यायालय में नहीं बोलते हो, तो तुम्हें जो है तुम्हारी फैमिली को हम किडनैप कर लेंगे। अब बेचारे ये दबाव में आ जाएंगे तो क्या होगा, ये जाके न्यायालय को बोलेंगे कि हमने ही किडनैपिंग किया है ना, हमने ही किडनैपिंग किया है। तो इस दबाव से बचाव के लिए जो है ये आर्टिकल दिया गया है ना। हाँ, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से कहता है ना, कि नहीं सर हमने ही किया है ना, जैसे बहुत सारे ऐसे अपराधी होते हैं कि अपराधी बचने के लिए, इनकाउंटर से बचने के लिए खुद से स्वीकार कर लेते हैं, है ना, उन्हें पता है कि हमारे खिलाफ बहुत कच्चे चिट्ठे हैं, तो उसमें मना नहीं किया जा सकता। लेकिन है कि किसी से दबावपूर्ण गवाही दिलवा लीजिएगा खुद के विरुद्ध, तो वो चीजें जो है संरक्षित करता है न्यायालय, और हमारा संविधान संरक्षित करता है आर्टिकल 21 का 3। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें जज भी पूछता है सर गवाह से, हाँ, क्या आपको डरा धमका के गवाही दे रहे हैं क्या, तो बोलता है नहीं। हाँ, बिल्कुल पूछता है ना, वो उसका बॉडी लैंग्वेज भी रीड करता है। ठीक है, लिख लीजिए। यह संरक्षण केवल किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को ही प्राप्त है, सिविलियन व्यक्ति को नहीं। चलिए इसमें एक बात लिख लीजिए, इसमें सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने तात्कालिक न्यायमूर्ति केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय खंडपीठ ने सर्वसम्मति से यह पारित किया कि अभियुक्त को नारकोटिक्स पॉलीग्राफी और ब्रेन प्रिंटिंग परीक्षण के अधीन अभिशंसन है, तो उस पर क्या किया गया, रोक लगा दिया, है ना, रोक लगा दिया
उस पर पीठ ने रोक लगा दिया। आगे चलते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कर लेते हैं। ये आर्टिकल 21 है। ये देखिए 20 आर्टिकल 20 हर किसी को पता होना चाहिए और बहुत अच्छे तरह से पता होना चाहिए। आर्टिकल 19 बहुत अच्छे तरह से पता होना चाहिए। 15-16 आर्टिकल है कि बहुत अच्छे तरह से पता होना चाहिए। ये जो है कि आपको डे टू डे में झेलना पड़ता है ना, ये सब सारी चीजों को झेलना पड़ता है, तो इसको एक बहुत अच्छे तरह से आपको पता होनी चाहिए और उसके एग्जाम्पल के साथ पता होना चाहिए, है ना। क्योंकि बहुत सारे जो है कि बिना मतलब के फुकट वाले पुलिस वाले होते हैं, वो भी परेशान करते हैं, है ना। तो चलिए लिख लेते हैं, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ये जो है किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 21 लिख लीजिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसकी बात करते हैं, लिख लीजिए। इस आर्टिकल के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। ये जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं ना, इसमें सबसे श्रेष्ठ जो मौलिक अधिकार है यही है ना, जो आपको जीने क्या, है ना, जीने की गारंटी देता है। नहीं, लिख लीजिए, इस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाता है, अन्यथा नहीं। अब इसमें देखिए, दिल्ली रेप कांड का नाम सुना है आप लोगों ने? 2012 में घटना हुई थी, उसमें 5 अभियुक्त थे, राम सिंह, मुकेश वगैरह जो था, है ना, ये 5 थे। एक अभियुक्त, हाँ, एक अभियुक्त ने पहले ही यहाँ के सुसाइड, हाँ रुपी, आवाज कट रही है बच्चे, आवाज कट रही है, तो मैं समझाने की बात रख रहा हूँ अपना सुन लीजिए आप लोग, है ना, अगर आवाज नहीं आ रही है तो देखिए इसमें जो है कि पहले क्या हुआ, फाइल जो है ये दर्ज किए गए, चार्जशीट दर्ज हुआ। चार्जशीट के बाद जो है कि जितने भी छानबीन था वो छानबीन किए गए। वो छानबीन के बाद जो है कि पता चल उसको वो दोष सिद्धि उसकी हो गई, दोष सिद्धि हो गई, तो वो जो है ये क्या अपराधी, उसके तहत अपराधी घोषित किया गया। पहले अपराधी घोषित किया गया, फिर उसके बाद ट्रायल चला बचाव पक्ष और ये क्या कहते हैं ये पीड़ित पक्ष, दोनों के वकील आपस में क्या किए, वार्ता किए, और जितने भी कानूनी प्रावधान थे उन कानूनी प्रावधानों को सम्मान किया गया। उन कानूनी प्रावधानों के तहत उन्हें मौका दिया गया बचने का, कि तुम अपना पक्ष में दलील जितना दे सकते हो दो, है ना, कि तुमने अपराध नहीं किया है। और जो ये क्या कहते हैं पीड़ित पक्ष थे, है ना, उसके वकील ने दलील दिया कि नहीं, इसने अपराध किया है, इसने ये हार्म किया है, ये इस कानून को तोड़ा है, इस लॉ को तोड़ा है, और इसके तहत इसे सजा दी जाए। उसके बाद कि जितने भी कानूनी प्रक्रिया थे उन प्रक्रियाओं को क्या किया गया, फॉलो किया गया, और उसे फांसी की सजा दी गई, है ना। अब फांसी की सजा जो है कि मुकर्रर की गई, फांसी दी नहीं गई। अब फांसी की सजा जो है 2014 में जो है मुकर्रर हुआ, 2 साल बाद। अब उसके बाद भी उसके पास बचने के बहुत सारे रास्ते थे, है ना। उन रास्तों को उसने एक एक कर करके चुनना शुरू किया। अंततः जो है कि उसकी जो रीट जो याचिका है वो कहाँ पहुंचती है, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति देखते हैं कि ये जघन्य अपराध है, मानवता के खिलाफ किया गया अपराध है, अगर इसे छोड़ देते हैं तो समाज में क्या जाएगा, एक गलत मैसेज जाएगा। तो
तो वो विधि के द्वारा उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे अपराधियों को छोड़ा ना जाए, है ना। अब तमाम मानवीय पहलू को दिखाया गया, लेकिन ये चूंकि ये मानवता के खिलाफ किया गया अपराध था, और ये जो है कि एक हिस्ट्री क्रिएट डिसीजन था राष्ट्रपति का। उन्होंने कहा कि नहीं, इन्हें फांसी दिया जाए, है ना। उसके बाद जो है उन्हें फांसी दे दिया गया, है ना। क्योंकि कोई प्रोसीजर ऐसा नहीं बचा कानून में जो है कि उन्होंने ये जो अभियुक्त थे उन अभियुक्तों के परिजनों ने अपनाया ना हो। यानी कि है कि जितने भी विधि थे, है ना, वो सारी विधियां समाप्त हो गई, तब है कि उन्हें फांसी दिया गया। ठीक है। अब देखिए ये कैसे संरक्षण प्रदान किया, क्योंकि पता था कि अपराधी ये है ना, लेकिन कानून तब तक के उसे फांसी नहीं दिया जब तक के जो है उसकी दोष सिद्धि ना हो जाए, जब तक के है कि सारे प्रोसीजर ये क्लियर ना हो जाए। मेरी बात समझ में आई? चीजें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ सर। तो चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग, लिख लीजिए। कोई व्यक्ति अर्थात कोई व्यक्ति अपने प्राण तथा शारीरिक स्वतंत्रता से तभी वंचित किया जा सकेगा जबकि उसके लिए कोई विधिक विधिक उपबंध हो अब ये बताइए, ये आर्टिकल 21 जो है क्या विदेशी नागरिकों को भी दिया गया है? राइट, इसके तहत दिया गया है। लिख लीजिए, आर्टिकल 21 के तहत संरक्षण भारतीय नागरिकों के साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, प्राप्त है। प्राप्त है, प्राप्त है, प्राप्त है, प्राप्त है। लिख लीजिए, लिखिए। इसमें देखिए कुछ चीजें जो है कि यहाँ पे संशोधन भी किया गया है। लिख लीजिए, 5वें संशोधन के अनुसार, 5वें संविधान संशोधन के अनुसार कोई भी व्यक्ति श्रमिक विधि प्रक्रिया के बिना अपनी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। समयक प्रक्रिया मतलब ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। ये है बहुत लंबा चौड़ा है तो इसको हम ज्यादा नहीं करेंगे, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब इसी में कुछ ऐसे आर्टिकल हैं, है ना, जो है कि आपको विदेश जाने से संबंधित भी इसमें है ना। विदेश जाने से संबंधित आर्टिकल भी है इसमें भी। विदेश जाने से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल है? एक आपको बताया था कि ये विदेश जाने का आर्टिकल 19 में भी है। 19 का बताया था क्या? 19 का 1 का अच्छा मेनका गांधी, ऐसा बताया था आप लोगों को? बताया था? नहीं बताया था? चलिए आगे चलते हैं, लिख लेते हैं। अब जो है कि आपका कौन सा आर्टिकल बचा है? कौन सा बचा है? 21 सर। 21। इसमें कुछ इसको पढ़िएगा, इस आर्टिकल को है कि आप बानी पब्लिकेशन से पढ़ लीजिएगा।
बहुत सारी चीजें इसमें दिए गए हैं, है ना। तो पूरा लिखवाना बहुत लंबा हो जाएगा। आगे चलते हैं, लिख लीजिए। शोषण के विरुद्ध ये तो सर 21 ही हो रहा था ना सर। 21 हो गया, 22 लिख लीजिए, 22 लिख लीजिए। अनुच्छेद 22 ये क्या कहते हैं? गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, इसके तहत क्या कहते हैं? लिख लीजिए। यह आर्टिकल, अनुच्छेद गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रता से संबंधित है, स्वतंत्रता से संबंधित है। इसके तहत किसी व्यक्ति के किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये जो 19 वाला है वो 21 वाला है, तो ये यहाँ भी लागू है ना। जो 21 वाला है ना वो यहाँ भी लागू है, लिख लीजिए। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को संरक्षित करता है, किंतु उसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार स्थापित प्रक्रिया के अनुसार स्थापित प्रक्रिया के अनुसार स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें जो है कि ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो बात किया जाता है ना, तो ये जो है कि आर्टिकल 22 जो है कि विधि द्वारा स्थापित उन प्रक्रियाओं की बात करता है ना, कि कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, है ना। लिख लीजिए। इसमें अनुच्छेद 22 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के शर्तों का उल्लेख करता है, शर्तों का उल्लेख करता है, उल्लेख करता है, उल्लेख करता है, उल्लेख करता है। तो लिख लीजिए वो ये शर्त कौन कौन से अनुच्छेद 22 के तहत, लिख लीजिए। समान दंडिक विधि के अधीन, दूसरा लिख लीजिए निवारक निरोध विधि निवारक निरोध विधि, लिख लीजिए इसमें। अब इसमें जो है कि चीजें मुझे समझ में नहीं आया, तो थोड़ा सा कोई समझाएगा ये क्या कह रहा है? ये सर कह रहा है गिरफ्तार कर लिया जाए, है ना। तो पहला उसका हक क्या है, क्या जानने का हक है? किस दोष में मैंने गिरफ्तार किया गया सर? गिरफ्तार किया तो क्यों किया? अब चलो गिरफ्तार कर लिया तो किस जुर्म में किया, कौन से सेक्शन लगाए, काहे लगाए, है ना। ये चलो ठीक है, गिरफ्तार कर भी लिया तो हमें कहाँ पे उपस्थित करो? न्यायालय में उपस्थित करो, मजिस्ट्रेट के पास। हाँ 24 घंटा के अंदर सर, 24 घंटे के अंदर। लेकिन है कि इस 24 घंटा जो है क्या गिरफ्तारी से 24 घंटा? हाँ सर, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर सर। अब है जम्मू कश्मीर, कोई है कि त्रिपुरा में गिरफ्तार किया गया, दिल्ली लाना है, तो 24 घंटे तो ऐसे गुजर जाएगा। नहीं सर, वहाँ तो वो रहता है ना सर, वो अगर वहाँ जाएगा गिरफ्तार करने तो वहाँ के लोकल थाना को इन्फॉर्म करेगा, लोकल थाना इसको सौंपेगी, जब यहाँ आएगा तब वहाँ से 24 घंटा ऐसा गिना जाएगा सर। और सर अगर फिर लेके जा रहा है और बीचवा में जाम लग गया तब तो उसको छोड़ करके ना आने की प्रक्रिया में, है ना, जो इतना टाइम लगता है उसको छोड़ करके 24 घंटा है। अभी तो सही तो बोले कि बीच में जाम लग जाएगा तो क्या करेगा, है ना।
तो संडे होता है। हाँ हाँ सर यूपी पुलिस की तरह गाड़ी पलट गई तो हाँ यूपी ये इसमें इसमें जो है कि ये मामले आया था जब विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ था उसमें। एक मिनट, हेलो, आप कहाँ लगाए हैं? मैं राज सर ही बात कर रहा हूँ। हाँ खुश रहे। हम्म हम्म हम्म। एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो एक ही बच्चे बात करेंगे ना मेरे से, कि तीनों बच्चे बात कर लेंगे? वो तो आप पे डिपेंड करता है ना, हमारे पास एक ही रजिस्टर्ड होंगे। हाँ हाँ, एक ही, वो उसमें तो कोडिंग होती है। हाँ वो देख लीजिए, प्रोसीजर वहाँ पे दिया होता है ना FB पे। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, और वो फीस पेमेंट कर लीजिए, और उसके बाद ये क्या कहते हैं, सेंड कर दीजिए मुझे अपना डॉक्यूमेंट्स। ठीक। लाइव क्लास का 3000 है। मेंस के लिए 11,000 है GS का। नहीं, ऑप्शनल नहीं, GS का। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, विज्ञापन से क्या लेना देना है। वो लाएगा, भरवाएगा फॉर्म, आपको कि एडमिट कार्ड जारी कर देगा लास्ट डेट होने के बाद। हम्म, हम्म। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, मेरी बातें भी रिकॉर्ड कर रही है वहाँ पे। ठीक है, ठीक चल। बात क्या कर रहे थे हम? दो सिद्धि, गिरफ्तारी। गिरफ्तारी वाला है ना। बीच में भूला गया, बोलना क्या चाह रहा था वही। क्या करेंगे सर? 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष समय जो आने जाने का लगता है उसको काट कर ही बता रहे थे। हाँ, तो इसमें जो है कि क्या किया जाएगा, तो इसमें देखिए इसके दो भाग। विकास दुबे वाला हाँ हाँ, देखिए अभी आर्टिकल पढ़वा देता हूँ, है ना। निकी है, निकी उपस्थित हैं आप? संगीता सुन पा रही हैं? जी सर। हाँ, आर्टिकल 22 पढ़िए, कितने इसमें प्रोविजन है? पढ़िए तो एक बार। आज छुट्टी है क्या? इसमें 7 है ना। पढ़िए उसको, अनुच्छेद 22 पढ़िए, क्या क्या कहता है? जी सर पढ़ रहा हूँ। हम्म, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। देखिए, जब जब आपको गिरफ्तार किया जाता है, मान लीजिए सुशील को गिरफ्तार किया जाए, डरना नहीं है सुशील, है ना। सुशील को गिरफ्तार किया गया, तो सुशील
तेज तरार हैं, है ना। ये पूछेंगे भैया काहे गिरफ्तार किया, किस कानून के तहत गिरफ्तार किया, किस सेक्शन के तहत गिरफ्तार किया, हमने क्या किया है। एक जागरूक नागरिक यही कहेगा, है ना। जो कोई अपराध नहीं किया है वो तो बिल्कुल निडर होकर के पूछेगा। जो कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो भी पूछ लेते हैं कि हमें किस तरह के गिरफ्तार किया गया, क्यों गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद है कि अगर गिरफ्तार किया गया है तो सबसे पहले क्या बोलेगा कि हमें वकील उपलब्ध कराओ। मूवी में देखा है आप लोगों ने, कहता है हमें वकील से बात करनी है, तो वकील उपलब्ध कराओ। तो ये पहला कहता है। दूसरा क्या कहता है, वारंट लाओ, वारंट अति करो दिखाओ। हाँ वारंट है कि नहीं। दूसरा प्रोविजन क्या कहता है, पढ़िए। प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, रिमांड पे नहीं रखेगा, है ना। तो ये अभी आपको मैं समझा रहा था कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और मान लीजिए कि वो नागालैंड में है ना, दीमापुर में है, और उसे जो है कि गुवाहाटी लाया जाएगा। पहले गुवाहाटी है ना वहाँ, तो गुवाहाटी लाया जाएगा या फिर वहाँ का निकटतम मजिस्ट्रेट है, उस आने में 300 किलोमीटर की यात्रा करना पड़ गया, 400 किलोमीटर की यात्रा करना पड़ गया, वो बाई बस से, है ना। तो टाइम लग जाएगा। तो जितना आने में जो है न्यायालय में आने में, मजिस्ट्रेट के पास आने में जितना टाइम लगेगा, है ना, उसको छोड़ करके 24 घंटे उसके पास टाइम होता है। और उस 24 घंटे में जो है कि ये क्या कहते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने अपराधी को प्रेजेंट करना अनिवार्य होगा, है ना। अगर नहीं करता तब भी उसको करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे ना, 24 घंटा जो है, जो टाइम दिया गया वो आपको करना ही पड़ेगा, है ना, नहीं तो पुलिस जो है कटघरे में खड़ा हो जाएगी, ठीक है। और वो जो है कि 24 घंटा से अधिक अपने पास किसी भी अपराधी को नहीं रखेगा, जब तक क्या है कि मजिस्ट्रेट जो है रिमांड पर नहीं दे देता है। तो जैसे विकास दुबे वाली बात इन्होंने किया था, है ना, गाड़ी पलट गई, है ना, तो 6 घंटा जो जितना आने में टाइम लगा, है ना, तो उसमें कुछ भी हो सकता है, गाड़ी पलट जाती है। नहीं, अपराधी खुखार अपराधी होता है, जो समाज के दुश्मन होता है, मानवता के खिलाफ अपराध किया होता है, तो पुलिस की गाड़ियां वैसे पलट जाया करती है ना। और उसमें कुछ न्यायालय नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो पुलिस कहेगा वही न्यायालय मानेगी। नहीं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ लीजिए। सर क्लॉज 3 है, खंड 1 और खंड 2 की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो क तत्समय शत्रु अन्य देशीय है, या ख निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है। एक बार फिर से पढ़िए इसको। खंड 1 और खंड 2 की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो तत्समय शत्रु अन्य देशीय है। देखिए, ये जो क्लॉज 1 क्लॉज 2 वाली कोई प्रोविजन क्लॉज 3 में लागू नहीं होगा अगर जो ये क्या कहते हैं अपराधी है वो शत्रु देश का हो। आगे चलिए। निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है। आगे बढ़िए। अब चौथा है, निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति का 3 मास से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि ऐसे व्यक्तियों से जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या न्यायाधीश रहे हैं या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हैं, मिलकर बने सलाहकार बोर्ड ने 3 मास की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले
यह प्रतिवेदन नहीं दिया है कि उसकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण है, परंतु चलिए इस हाँ बोलिए। परंतु इस उपखंड की कोई बात किसी व्यक्ति का उस अधिकतम अवधि से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी, जो खंड 7 के उपखंड ख के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विहित की गई है। चलिए ठीक है, तो ये चीजें है कि आप यहाँ पे देखते हैं जैसे पोटा सोटा जितना भी लागू हुआ था ना, है ना, वो शब्द इसी के अधीन लागू किया गया था, है ना। तो इसमें लिख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा लिख लेंगे तो चीजें आपकी कॉपियों में रहेगी, आप अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। इसमें अनुच्छेद 22 का 1 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार दिया गया है। पहला, गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार। दूसरा, अपनी रुचि के अपनी इच्छा के अनुसार अधिवक्ता से बचाव का अधिकार। नेक्स्ट, गिरफ्तारी से बचने, गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, यात्रा समय को छोड़कर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किए जाने का अधिकार। नेक्स्ट लिख लीजिए, मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा में निरुद्ध न किए जाने का अधिकार। ये जो है कि आपका आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 यानी कि 22 के 1 और 2 दोनों क्लॉज में ये प्रावधान किया गया है। तीसरा में लिख लीजिए, आर्टिकल 3 के अंतर्गत 3 के अंतर 22 के 3 के तहत अंतर्देशीय शत्रु हो या निवारक निरोध विधि के अधीन निरोध व्यक्ति को रखा गया है। इसको थोड़ा देख लीजिएगा ढंग से, ये बेरर एक्ट को, तो चीजें और क्लियर होगा, है ना। बहुत ज्यादा इसमें नहीं लिखाऊंगा। नेक्स्ट लिख लेते हैं, ये तो 22 तक हो गया। नेक्स्ट लिख लीजिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें आर्टिकल अनुच्छेद कौन कौन है? 22 एवं 24, 22 एवं 24 शामिल है, 22 एवं 24 शामिल है। 23-24 ना? हाँ सॉरी, 23 एवं 24, 22 तो पढ़ा चुका हूँ ना, 23 एवं 24 शामिल है। इसमें क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, बलात्कार पर रोक सर। हाँ शोषण के विरुद्ध वही हुआ ना, बलात्कार, शोषण के हाँ, विरुद्ध, और वुमेन ट्रैपिंग वगैरह जो होता है सर, वो सब वो सारे के सारे शोषण के विरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए जनरली तौर पे होता क्या, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, विमेन ट्रैफिकिंग होता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, या फिर है कि आपकी जो फैक्ट्री में काम करने का उम्र कितना निर्धारित किया गया है? 15 वर्ष। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे अगर किसी भी फैक्ट्री में काम करता है ना, तो आप एक फोन घुमाएंगे तो वो फैक्ट्री मालिक, दुकान मालिक
वो घरेलू जो वर्कर होते हैं, है ना, उनके मालिक सारे के सारे गिरफ्तार किए जा सकते हैं। इसलिए आप लोग भी ध्यान रखें, ऑफिशियल बनने के बाद गलती से भी 15 साल के कम के उम्र के बच्चों को घर में ना रखें। नहीं, 14 है सर। अच्छा, 14 साल के बच्चों का, 14 साल से कम के बच्चे को घर में ना रखें, है ना। ये सब सारे के सारे क्या आते हैं, अपराध की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए अनुच्छेद 23 इसमें क्या कहा गया है, अनुच्छेद 23 में बलात् श्रम का प्रतिषेध, प्रोहिबिटेशन ऑफ फोर्स लेबर, यानी कि इसमें क्या है, लिख लीजिए, अनुच्छेद मानव दुर्व्यवहार, बलात् श्रम आदि का प्रतिषेध करता है। इसके अंतर्गत लिख लीजिए, दुर्व्यापार, मानव का दुर्व्यापार, बेगारी, बलात् श्रम, बालकों का कारखानों आदि में नियोजन को प्रतिषेध करता है, इसके तहत बलात् श्रम को अपराध घोषित किया गया है। बलात् श्रम को अपराध घोषित किया गया है। लिख लीजिए, इसके तहत जो है क्या क्या शामिल है, लिख लीजिए, मानव दुर्व्यापार में दास प्रथा, बेगारी प्रथा, यानी बलात् श्रम, बिना पैसा दिए हुए काम करवाना, मनुष्यों का वस्तुओं के भांति क्रय विक्रय, आपने सुना वो बच्चों को बेच दिए, महिलाओं को बेच दिए, ऐसा सुना है। स्त्रियों एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार, बंधुआ मजदूरी, है ना, ये सब सारे जो कुकर्म है ना, इसमें आ जाएगा, नहीं, खरीद फरोख्त वाले। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं। उपयुक्त को मतलब ऊपर में जितने भी बातें कही गई, उपयुक्त को अनुच्छेद 23 के 1 के तहत प्रतिनिषिद्ध किया गया, मतलब रोक लगाया गया, और इसका उल्लंघन क्या है, अपराध है। इसका उल्लंघन अपराध है। नेक्स्ट लिख लीजिए, अनुच्छेद 23 पर लिख लीजिए, अनुच्छेद 23 द्वारा घोषित अपराध के लिए संसद अनुच्छेद 35 के तहत क्या करेगी, कानून बना सकती है। लिख लीजिए, इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद में बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 तथा महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार अधिनियम 1986 महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार अधिनियम 1986 पारित किया है, जिसमें है कि ये वाला पूछा हुआ है, बंधु मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया, तो बीपीएससी में ये ऑलरेडी
क्या है, पूछा गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं। इसमें दो भी है आर्टिकल क्लॉज 2 क्या कहता है संगीता, दो पढ़िए तो थोड़ा सा। 23 का 2 क्या कहता है? इस अनुच्छेद की कोई बातें राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। हाँ, ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। चलिए लिख लीजिए, अनुच्छेद 23 के 2 के तहत राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने का अधिकार है। अब जैसे कि कुछ सेवाएं हैं जो सरकार ले सकती है, आप उसको अपराध नहीं घोषित कर सकते, ठीक है। सरकार द्वारा कुछ सेवाएं ले जा सकती है तो आप उसको अपराध नहीं घोषित कर सकते। इंडिया में तो है कि सैनिक सेवा नहीं है, लेकिन अन्य देशों में सैनिक सेवा अनिवार्य है। जब आप युवा अवस्था में होते, ग्रेजुएशन पूरा करते हैं, तो आपको 2 साल का, 1.5 साल का, 1 साल का, 5 साल का ट्रेनिंग दी जाती है ना। तो वो जो है कि आपको सरकार वो आपसे सेवा लेती है ना, आपको ट्रेन करती है और सेवा लेती है, तो आप वहां पे ये नहीं कर सकते। इंडिया में भी कुछ ऐसे सेवाएं हैं जो है आपको किया जा सकता है, जैसे है कि इसके द्वारा क्या कहते हैं, एनसीसी में होता है ना, ट्रेनिंग वगैरह होते हैं, तो है कि कहीं भाषण होना होता है या कि कुछ होना होता है तो उतारे जाते हैं कैंडिडेट, नहीं अभी इंडिया में तो दिया था 3 साल के लिए ट्रेनिंग, अभी साल भर पहले आया था ऑप्शन। अब उसको भूल जाइए, है ना, हम एनसीसी वाली बात कर रहे हैं, है ना। एनसीसी वाले जो कैंडिडेट होते हैं उसको वो उतारे जाते हैं, तो वो मना नहीं कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए। किंतु राज्य ऐसी सेवा लागू करते समय केवल धर्म, मूल वंश, जाति और वर्ग अथवा इनमें से किसी आधार पर नागरिकों के मध्य विभेद नहीं करेगा। उसमें जाति, धर्म, मूल वंश नहीं देखे जाएंगे, वो कोई भी हो वो ले सकता है सेवा में, ठीक है। और उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। सरकार अगर लेती है तो चैलेंज नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते। जैसे शिक्षकों को पढ़ाना होता है तो पढ़ाने की जगह पर क्या करने के लिए भेजा जाता है? वोट दिलवा के आओ, पोलियो पिला, जनगणना करवा के आओ, पोलियो पिला के आओ। नहीं, वो मना नहीं करता, बेचारा कसमसाते रहता है और वो फेसबुक पे जाकर उल्टे सीधे लिखता है गवर्नमेंट के खिलाफ। नहीं, तो ये जो है कि अनिवार्य सेवाएं जो है वो राज्य जो है आपसे ले सकती है, इसमें जो है कोई आपका शोषण नहीं होता है ना। वो जो राज्य सेवाएं जो है आपको सार्वजनिक हित के लिए लिए जा रहे हैं, सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं, उसमें आपके हितों का ख्याल रखा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके लिए सर्टिफिकेट वगैरह मिलते हैं, पता है ना आपको? जी सर। और सर अभी अथी किया ना सर, वेतन उतन अथी किया सर, काटा, डीए नहीं किया दिया। हाँ, तो गवर्नमेंट अगर कुछ भी करती है तो वो पूरा मुफ्त नहीं होता, कुछ ना कुछ आपको देता है ना। आगे चलते बात कर लेते हैं। इसमें जो है कि कुछ क्लॉज है, तो क्लॉज में है कि उसको देखने की जरूरत नहीं होगा शायद, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। जैसे कि इसमें एक चीज देखते हैं, कैदी जो होता है, कैदी को देखा है आपने? सुना है चक्की पिसवाएंगे जेल भेज के, ऐसा सुना है क्या? हाँ, नहीं सुना। हाँ सर, वहाँ कैदी को सर, मिलता है ना सर, वो जिसको सजा मिल जाता है सर, उसको कमाने का अधिकार देता है सर, कि आप कमाओ और घर भेजो।
और कमाओ वो लोग का जो, हाँ कमाओ घर भेजो ही नहीं, आपको काम करना ही करना मैंडेटरी है ना। संजय दत्त को दिया गया था बढ़ई का काम, है ना। तो इसमें जो है कि आप आप वहां पे हैं तो आप काम करेंगे, है ना, काम करेंगे, लेकिन उसमें जो है कि आपको दिया क्या जाएगा, उसके बदले आपको सैलरी दी जाएगी। वो काम या तो आप खुद कर लीजिए या किसी दूसरे से करवा लीजिए, है ना। नहीं इतना सर, ऐसा नहीं है, ये भी है सर कि जो काम नहीं करेगा तो उसका साल का जो है 12 मंथ काउंट होगा, जो काम करेगा उसका जो है 1 ईयर का सिर्फ 10 मंथ काउंट होगा। हाँ, ये देखिए इसमें भी एक छूट मिली है, नहीं सजा से छूट मिल रही है, नहीं। तो इसमें जो है कि कैदियों को उचित व्यवहार करने के उपलक्ष्य में जो है क्या किया जाता है, छूट दिए जाते हैं, यही कहना चाह रहे हैं ये नीरज। उसके बाद देखिए बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम जो है कि भारत संघ जो है 1984 में, है ना। तो इसमें भी है कि कहा गया कि ये क्या कहते हैं, किसी स्थान पर श्रमिकों का बलात् श्रम लिया हो और उसे कैसे समाप्त किया जा सकता है ना। तो इस पे बात की गई थी। तो फिर उसके बाद नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश का मामला था। तो ठीक है, आगे लिख लेते हैं। बालकों के लिए नियोजन पर प्रतिषेध, यह आर्टिकल कौन कहता है, 24, नहीं आर्टिकल 24 यही कहता है ना, लिख लीजिए आर्टिकल 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। ये कितने वर्ष के बालक हैं, 14 वर्ष के बालक, लिख लीजिए आर्टिकल 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बालक को कारखाना, खान माइन अथवा किसी जोखिमपूर्ण नियोजन से निषेध किया गया है। निषेध किया गया है। अब निषेध क्यों किया गया, क्योंकि ये वो समय होता है जब बच्चों को शारीरिक रूप से ग्रो करने का, मानसिक रूप से ग्रो करने का टाइम होता है। अगर है कि इस समय है कि बच्चों से आप काम लेंगे, है ना, तो उसका ग्रो जो है रुक जाएगा, उसका जो वृद्धि है रुक जाएगी, शारीरिक वृद्धि है रुक जाएगी, मानसिक वृद्धि है रुक जाएगी, बौद्धिक वृद्धि है रुक जाएगी, है ना। ये सब सारे जो है कि उसका स्वास्थ्य जो है प्रभावित हो जाएगा, जो मेंटल हेल्थ है वो प्रभावित हो जाएगा। तो इसलिए जो है कि आप जो है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है कि आप काम नहीं ले सकते। जनरली तौर पे है कि आप देखेंगे तो लाइन्स होटल होते हैं या फिर जितने भी होटल होते हैं बड़े बड़े, है ना, उसमें जो है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को या 15 वर्ष से कम बच्चों को जो है कि रखते हैं। इससे उन्हें ये फायदा होता है कि एक तो कम सैलरी होती है ना, कम सैलरी देना होता है, और दूसरी चीज है उन्हें डांट डपट करके उनसे काम लिए जाते हैं। तो ये जो है कि सबसे आसान टारगेट जो होते हैं बच्चे ही होते हैं, होटल वालों के लिए होते हैं, नहीं होते हैं। तो ये चीजें ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं। इस आर्टिकल का उद्देश्य कम आयु के बालकों के स्वास्थ्य एवं जीवन की रक्षा करना तथा शोषण से बचाव करना है। लिख लीजिए अनुच्छेद 24 के लिए संसद को अनुच्छेद 39 के तहत कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। कानून बनाने का अधिकार दिया गया, लिख लीजिए कारखानों तथा जोखिमपूर्ण कार्यों में कम आयु के बच्चों के नियोजन को निषेध करने वाले निम्नलिखित कानून पारित किए गए। लिख लीजिए बालक नियोजन अधिनियम 1938, भारतीय कारखाना अधिनियम 1948, इसमें चेंज हुए हैं
ये सब LSW का है। LSW वाले हैं यहाँ पे? नहीं, LSW वाले हैं कोई? बागान श्रम अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1952, वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम 1958, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961, शिशु अधिनियम 1966, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986। इसमें जो है कि LSW में आपको पढ़ना है, ये 1986 वाला पढ़ना है, 1966 वाला पढ़ना है, 1948 वाला पढ़ना है, 1952 वाला पढ़ना है और 1961 वाला पढ़ना है ना। ये सब LSW का टॉपिक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें कितने से कितने आर्टिकल शामिल है? 25 से 28 लिख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें जो है आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 शामिल है। तो इस आपने प्रस्तावना पढ़ा है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है। कितने तरह के? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात किया गया है ना। तो इसी में ये शामिल है 25 से 28 लिख लीजिए। लिख लीजिए। संविधान के भाग 3 में प्रस्तावना की संकल्पना को मूर्त रूप प्रदान किया गया है। पच्चीस से 28 सभी को दिया गया है, चाहे देशी हो या विदेशी। लिख लीजिए। अनुच्छेद 25 से 28 सभी व्यक्तियों के लिए प्रावधान करता है, चाहे वो देशी हो या विदेशी। आगे चलते हैं, लिख लीजिए। इसमें आर्टिकल 25 क्या कहता है? लिख लीजिए। व्यक्ति के अंतःकरण और धार्मिक क्रियाकलाप की स्वतंत्रता। ये अनुच्छेद 25 लिख लीजिए। व्यक्ति के अंतःकरण और धार्मिक क्रियाकलाप की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 लिख लीजिए। धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 27 लिख लीजिए। धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों से छूट की स्वतंत्रता प्रदान करता है। करों से छूट की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 28 लिख लीजिए। शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है। इस पे लिख लीजिए, पहला लिख लीजिए। अनुच्छेद 25 इसमें क्या है? अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो लिख लीजिए। इसमें देखिए तो कितने ये हैं आर्टिकल, कितने क्लॉज हैं? 2 है। लिख लीजिए। अनुच्छेद 25 के क्लॉज 1 कैसे लिखते हैं आप लोग? 25 अनुच्छेद 25 ब्रैकेट में 1 लिखते हैं ना, ऐसे ही लिखते हैं ना, ऐसा ही लिखते हैं ना।
क्लॉज 1 यही लिखते ना। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते। अनुच्छेद 25 का क्लॉज 1 है ना, प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है, तथा प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है, प्रदान करता है। अब इसमें देखिए, आप पूजा पाठ करते हैं, आप कुरान पढ़ते हैं, तो आप पर किसी तरह का दबाव होता है? नहीं होता। आप पूजा पाठ करने के तरीकों पे आप दबाव दिए जाते हैं? नहीं दिए जाते, है ना। आप भूखे रहिए, पूजा पाठ कीजिए, घंटी बजाइए, टीका लगाइए, या फिर हाथ पैर धो करके नमाज पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, कि पड़ता है? कोई आपके कार्यों में आकर के जो है बाधा उत्पन्न नहीं करता है? करता है क्या? नहीं करता। तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं, आगे कर लेते हैं। यानी कि ये जो है कि आप कोई धर्म मानते हैं, तो धर्म किसका है? आपका है, हमारा नहीं है ना। वो आपका मानना है ना। आप कैसे मानते हैं? अब जैसे कि हम कहते हैं, हे भगवान जी माफ कर देना, है ना, मैंने इतना कर लिया, हमारा हो गया। अगर कोई इस्लाम को फॉलो करता है, या अल्लाह माफ कर देना, ये अब कोई बैठ के माला खटखटाए, माफ कर देना भगवान, माफ कर देना भगवान, या कोई है कि पूजा पाठ कर करके कहेगा माफ कर देना भगवान, हम 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, हम 2.5 मन लड्डू चढ़ाएंगे, है ना। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बातें कर रहे हो, किस तरह से अपनी पूजा पाठ कर रहे हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यानी कि ये जो है कि आपकी जो है कि आंतरिक स्वतंत्रता से है, अपनी इच्छा अनुसार जो है आप अपने पूजा पाठ या फिर आराधना या उपासना या तंत्र या मंत्र या फिर कुरान आदि जैसे आपको फॉलो करना है आप फॉलो कीजिए। इससे कोई सरकार का लेना देना नहीं, और न किसी संस्था जो है आप पे दबाव डालती है। सरकार की डालती है क्या? कभी देखा है? नहीं देखा है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे है कि बात करते हैं धर्म मानने का, है ना। तो धर्म क्या है? आपका पर्सनल है, आप आस्था आपका पर्सनल है, विश्वास आपका पर्सनल है, उसमें है कि कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। आपको विश्वास है तो ठीक है, नहीं विश्वास तो ठीक है। कहते हैं कि भगवान ये चीज हो जाएगा तो हम 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, है ना। नहीं हुआ तो आपको थोड़े कहता कि नहीं तुमने कहा था चढ़ा दो, या हो भी गया तो थोड़े कहता कि कोई चढ़ा दो, नहीं करता। वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी आस्था कैसी है, आपका मान्यता कैसा है ना। बीपीएससी के एग्जाम के दरमियान देखिएगा बहुत सारे लोग कहेंगे हे भगवान इस बार पीटी हो जाए, है ना। पढ़ने के समय कि वो नहीं आते हैं, लेकिन भगवान जी को कहेंगे तो भगवान जी भी क्या करेंगे? 50,000 में दे देगा 1-2 हजार रुपया सर। आप है कि ये क्या कहते हैं, महिला वर्ग को क्यों टारगेट कर रहे हैं? 50,000 में 2,000 रुपया दे देगा। सर नीतीश कुमार भी ये जो है ये आर्टिकल 25 का उपयोग भरपूर करता है सर। वो हमेशा अंतःकरण की आवाज सुनता है सर। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। अंतःकरण की आवाज छोड़ देते हैं। चलिए अब जैसे धर्म के प्रचार प्रसार की बात है ना। तो धर्म की प्रचार प्रसार करने की आपको छूट है ना, बशर्ते छूट वहीं तक है जहां तक आप किसी को लालच नहीं दे रहे हैं, किसी को डरा नहीं रहे हैं, किसी को धमका नहीं रहे हैं, है ना। अगर आप इससे किसी को परेशानी हो रही है तो पुलिस आप पे क्या करेगी? कार्रवाई करेगी, है ना। आप जाइए घूमते रहिए, हरे राम हरे कृष्णा करते रहिए, है ना। आप प्रवचन देते रहिए, भक्ति गीत गाते रहिए, डांस करते रहिए, है ना। किसी को कोई लेना देना नहीं है ना। लेकिन आप फोर्सफुली किससे मनवाने की कोशिश करेंगे तो आपके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी, है ना। तो ये चीजें यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो चीजें क्लियर है। अच्छा मैं बोलता हूँ बीच में तो आप लोग नहीं लिखते हैं, कथा सुनते हैं।
हाँ, तो इसको फिर से बोल के लिखवाऊं, छोड़ दूं? ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है, तो देख लीजिएगा वहां से। आगे चलते हैं, चलिए। राज इस पे रोक लगा सकता है ना? वो किस आधार पर रोक लगाता है? लोक व्यवस्था जब तक बनी है तब तक लोक व्यवस्था अगर भंग होती है तो आप पे कार्रवाई हो जाएगी, पुलिस कार्रवाई हो जाएगी। अगर अगर है कि मोरालिटी बरकरार है, तभी नैतिकता बरकरार है, तभी अब जैसे अनैतिक होंगे, अनैतिक तरीके से करेंगे, गैर कानूनी रूप से करेंगे, तब आप पे रोक लग जाएगी, है ना, और आप जेल से जा सकते हैं। या फिर है कि किसी का स्वास्थ्य को हानि पहुंचता है, तब भी आप पर रोक लग जाएगी। अब जैसे कि जोर जोर से लाउड स्पीकर बजाते हैं, है ना, तो आपने देखा कि लाउड स्पीकर के मामले में बहुत सारे मामले आ चुके थे, है ना। सोनू निगम ने भी किया था। हम लोग भी है कि जनरली तौर पे चुपके से फोन कर देते हैं, अगर ज्यादा डिस्टर्ब होता है तो पुलिस को, है ना, 100 नंबर लगाते हैं और बोल देते हैं कि पड़ोसी बहुत उत्पात मचा रहा है, भक्ति भक्ति गाना बजा रहा है। पुलिस आती है, 2 डंडे मारती है पड़ोसी को, और हमें उसे पता भी नहीं चलता, हमें मजा भी आता है। नहीं, तो सीधी सी बात है कि ये चीजें जो है कि आपको 3 आधार पे जो है कि राज्य जो है कि क्या करती है, रोक लगाती है। पहला जो है कि आपके लोक स्वास्थ्य पर, दूसरा सदाचार पे, तीसरा जो है स्वास्थ्य के आधार पे जो है कि आपके जो वो ये क्या कहते हैं, अबाध गति से धर्म मानने और ये प्रचार प्रसार करने की जो प्रक्रिया है ना, इसके तहत आपको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें जो है कि अनुच्छेद 2 जो 25 का 2 है, ये क्या कहता है, लिख लीजिए। इसके तहत धार्मिक स्वतंत्रता के होते हुए भी राज्य निम्नलिखित संदर्भ में विधि बना सकती है, विधि बना सकती है। तो कौन कौन संदर्भ में विधि बनाएगी, लिख लीजिए। पहला, धार्मिक आचरण के से संबंध, किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलापों का विनियमन या निर्बंधन करने। दूसरा, सामाजिक कल्याण या सुधार के लिए उपबंध पर। नेक्स्ट, हिंदुओं की धार्मिक संस्था को उन्हें सभी के लिए खोलने के उपबंध पर। ठीक है, अब चलिए आर्टिकल 26 कर लेते हैं। आर्टिकल 26, अब तो टाइम हो गया है ना। चलिए आज इतना ही लिख लेते हैं, कल आर्टिकल 26 करेंगे। ठीक है, कल आर्टिकल हम लोग 26 करेंगे, और आप लोग को है कि नया लिंक दे दूंगा मेंस वाले को,